तो जब हमारे पास पहले नहीं था, तो हमारे पास जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो इसने बाय डिफॉल्ट लिख लिया हुआ था, वो उसको कॉल कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसके अंदर अपना कंस्ट्रक्टर लिख दिया, अब वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा। अब मेरे लिए लाजिम बात है कि मैं ये वाला करूं। अगर मैं फॉर आपको एग्जांपल लेता हूं कि अगर मेरा ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा होता तो वो इस तरह का कुछ होता। उसमें उसने लिखा होता बेबी, बेबी और इज इक्वल टू नल और जेंडर इक्वल टू नल। नल का मतलब है कुछ नहीं भरा हुआ, यहाँ अगर आप इसको इस तरह कर लेते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट मेरा कंस्ट्रक्टर जो बाय डिफॉल्ट काम कर रहा था वो ये वाला काम कर रहा था। ठीक है, तो जब मैं इसको, जब हम उधर ये कॉल करते थे, बैक टू स्लाइड्स होते हैं, जब हम इधर कॉल करते थे ये, अब ये वाला जो है ना, ये वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है जो बाय डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर था। ठीक है, और जब मैंने इसको कर दिया, ये आर्गुमेंट्स वाला लिख दिया, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कि जिसके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सर आई एम काइंडली सॉरी क्लास में यार, एक मिनट बस खत्म कर लें दो, उसके बाद जुम्मा पढ़ने जाना। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि वो पैरामीटराइज वाले उसको कॉल करता है। अब जितने, अगर आपके पास 2 या 3 या 4 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं, जिस तरह हमारी ये बुक की क्लास है, उसके अंदर मैंने आपको एक कंस्ट्रक्टर लिखने का जो कि 3 आर्गुमेंट लेता है। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि उसकी डाटा टाइप चेंज कर दो ऑथर, तो आप एक और कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो जिसके अंदर ऑथर। आवाज आ रही है? बस एक सेकेंड और उसके बाद जुम्मा के लिए जाते हैं। तो मैं एक मिनट, मेरी स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही होगी ना? सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंस्ट्रक्टर का ही। जी जी बोलें। सर लेकिन होता है ना कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसे बनाने की या ना बनाने की जरूरत नहीं होती, तो हम यहाँ क्यों बना रहे हैं उसे? मैंने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं लिखा, मैंने तो कहा कि जब मेरे पास जब बेबी क्रिएट होता है उसके पास अपना एक जेंडर होता है। यानी कि मेरी रियल वर्ल्ड के अंदर जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे होते हैं तो उनके पास अपनी कोई ना कोई स्टेट्स होती हैं। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि मेरे पास भी फिर ऐसा कोई मेथड होना चाहिए जो कि रियल वर्ल्ड को, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपना प्रोग्रामिंग का डिफरेंस और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को करीब लेके आना चाह रहे हैं, ताकि हमें प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो। उसको मैप कर रहे हैं अपनी कोडिंग को रियल वर्ल्ड के ऊपर। तो अब ये जब बेबी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो पहले वाले जो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, उसका जेंडर नहीं था सेट हो रहा। अब जब मैंने इसका किया तो इसका नेम और जेंडर ये सेट हो रहा है। अब ये जो है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। 3 तरह के तो कंस्ट्रक्टर होते हैं। जी जी। हाँ, तो सर हम डिफॉल्ट फिर क्यों बना रहे हैं जब उसमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं है, डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है? डिफॉल्ट मैंने सिर्फ आपको बनाकर इसलिए दिखाया था कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अगर जो डिफॉल्ट हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो किस तरह का होता है, जावा उसमें करती क्या है, पीछे कंपाइलर उसमें लिखता क्या है। ठीक है, वो लिखने की जरूरत अच्छा नहीं ठीक है होती, सर। वो बाय ठीक डिफॉल्ट है लिखा जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह का लिखोगे ना, अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होगा ना जो मैंने लिखा था, उसके अंदर मैं करूंगा वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, अब वो मेरा पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है हाँ सही है। मैं अगर अब आपको अपना कोड दिखाऊं, अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है ना, ये है मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, तो और इधर यहाँ पर ऐसे कॉल कर दूं, इन दोनों को रिमूव कर दूं, तो जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट, नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो जावा लिखती है, और नॉन पैरामीटराइज्ड वो कंस्ट्रक्टर होता है जो कोई पैरामीटर नहीं लेता, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो कि पैरामीटर्स की पूरी एक रे लेते हैं। ठीक है, वो जितने भी पैरामीटर्स आप पास करो उनको। कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया जी? कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो क्लास के नाम पे होगा, और कंस्ट्रक्टर की कोई कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, कभी भी कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होगी। अब पेपर में क्या होता है कि आपको पेपर के ऊपर कोड करना होता है, हार्ड कोड करना होता है,
उसके अंदर आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप लिख देते हो। जब आप कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप लिख देते हो तो वो मेथड बन जाता है, वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहता। और अगर आपको कंस्ट्रक्टर लिखने को कहा है और आपने रिटर्न टाइप लिखी हुई है, गो के आपका पूरा कोड ठीक होगा, लेकिन आपको उसके 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि अब वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, उसका नाम एज इट इज वो होता है जो क्लास का नाम है। 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट, नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड। कोई क्वेश्चन? नमाज पढ़ने गए थे। चलो यार, अच्छा एक सेकंड बस मैं देख रहा हूँ। समझ लगी कोई क्वेश्चन? किसी ने जाना तो चले जाए, बाकी किसी का जो क्वेश्चन है वो बता दे। सर आपने बोला नॉन पैरामीटराइज में कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते सर, तो उसका लिखने का फायदा क्या हुआ फिर जब उसमें हमने कोई पैरामीटर्स ही नहीं दिए? हाँ, अब फॉर एग्जांपल मेरा कोई ऐसा सिनेरियो है कि जिसके अंदर मैंने अपनी कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। फॉर एग्जांपल हमारी बुक्स की क्लास है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि बुक का नेम सेटर के जरिए सेट हो, लेकिन जो बोरोड का स्टेटस है वो वैसे ही मैं बस ट्रू कर दूं। एक सिनेरियो बता रहा हूँ, वैसे इस सिनेरियो पे चीज मैप नहीं हो रही। तो उस सिनेरियो में हम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज बाय डिफॉल्ट सेट करना चाह रहे हो। लगी समझ? यस सर, ठीक। अच्छा, अब क्लासेस के अंदर कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो ये डॉट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम और आगे डॉट के आगे फील्ड का नाम, पब्लिक फील्ड का नाम, तो वो एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह अब ये बेबी का अगर मैं नाम एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो वो पब्लिक नेम मैं इसको एज इट इज एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मेथड्स जो है वो भी ऑब्जेक्ट का नाम और आगे डॉट के साथ मेथड का नाम, आगे उस मेथड के आर्गुमेंट्स, तो मैं उस मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ, इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ। स्टैटिक टाइप्स जो है वो अगली लैब में देखेंगे। अब टिल नाउ यहाँ पे कोई क्वेश्चन? अब मैं लैब को खोलता हूँ, लैब को देख लेते हैं। सर एक और ये लास्ट क्वेश्चन, नॉन पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी फिर एज अ डिफॉल्ट, अगर हम उसे डिफॉल्ट कर देते हैं, अगर नहीं लिखते सर, तो उसका भी तो फिर वही मतलब हो जाएगा कि उसमें नहीं, भी वो हमने कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, आर्गुमेंट्स नहीं है। डिफॉल्ट नहीं होगा। अगर आप उसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख देते हो तो फिर वही कंस्ट्रक्टर एज कॉल होगा, डिफॉल्ट वाला कॉल नहीं होगा। डिफॉल्ट वाला सिर्फ तब तक कॉल होगा जब तक वो कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है तो फिर डिफॉल्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, वो जो आपने कंस्ट्रक्टर लिखा वो सिर्फ वही कॉल हुआ करेगा। ठीक है सर। बेशक वो पैरामीटराइज है, बेशक वो नॉन पैरामीटराइज है। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अभी बच्चों ने नमाज पढ़ने जाना है, इसके अलावा हमारा सिर्फ आधा घंटा रह गया है। तो अभी आपने माशाल्लाह काफी अच्छा समझा दिया। अगर हमें कुछ ना समझ आई तो सैटरडे को आप फ्री होंगे तो हम आपसे तब मीटिंग करके पूछ लेंगे। वैसे मैं सारी समझ आ गई है। वैसे मैं ये लैब को इधर क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी मैं तो बस जो बच्चों ने जाना वो चले जाएं। सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, फिर रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा आपको, तो कोई इशू नहीं होता। अभी ये बस ये थोड़ा सा देख लो तो आपको इंशाल्लाह, बाकी जिसको लैब समझ आए फिर वो उनको समझा देना, क्योंकि बाद में फिर मेरा जो 3:30 वाला लेक्चर है उसमें फिर बच्चे थोड़े होंगे। तो आज फ्राइडे वाला है, आज पहला दिन था, आज कर लो। जो फिर अगले फ्राइडे से हम सेशंस रखेंगे तो फिर वो हम मैनेज करके रखेंगे। ठीक है? यस सर, थैंक यू जी। तो मेरे पास बुक की क्लास है। ये माइनस का इधर मतलब वैसे माइनस नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब है कि सारे मेरे वेरिएबल्स आपने प्राइवेट डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, ये आगे इनकी रिटर्न टाइप्स है। ठीक है, उसके बाद जो है ये इसका आ गया कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है सर मैंने यहाँ एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी। सर यहाँ पे हमने ऑथर का क्यों नहीं वेरिएबल लिया इस कंस्ट्रक्टर में? ऑथर के भी हमने क्लास लिखी नहीं ना है अभी, तो सिर्फ आपको नहीं, जी जी। ऊपर देखें वो वेरिएबल्स हमने ये सारे लिए हुए हैं, मतलब टाइटल का भी लिया हुआ है और बोरोड का भी कंस्ट्रक्टर के अंदर, और बुक नंबर भी लिया हुआ है, तो हमने ऑथर का क्यों नहीं लिया? ऑथर का इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये तो मैंने हिंट है ना। आगे मैंने चेंज करवाना था आपका। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑथर नहीं लिया। मतलब समझ नहीं आई। मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने जब अगला आके तो आपको कहना था कि ऑथर की वैल्यू चेंज कर दो, तो मैंने उसका कंस्ट्रक्टर अलग से ऐड नहीं करवाया। ठीक है, इधर आप कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक और कंस्ट्रक्टर लिखूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, इसके अलावा भी मैं अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिखना चाहूँ, एक सेकंड,
सर मतलब हम ऑथर का लेटर से भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? हाँ एक मैं इधर नोट अटैच करता हूँ, किधर गया नोट्स, उधर मैंने लेना है, इधर देखो। अब अगर मैंने इधर कंस्ट्रक्टर लिखना ना, एक तो मेरे पास आगे लिखा हुआ है, तो मैं इधर एक और कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूँ, बुक टाइटल, उसके बाद बुक नंबर, ये आगे इनकी डाटा टाइप्स आएंगी, वैसे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं कर रहा हूँ। और ठीक है बोरोड BORROWED और इधर ऑथर, ठीक है, ऑथर टाइप का ये वेरिएबल होगा। तो अब जब आप कॉल करोगे ना, तो अगर तो उसके आर्गुमेंट्स 3 है तो वो 3 वाला ऑथर कॉल कर देगा, और अगर तो उसके आर्गुमेंट्स ज्यादा है तो वो ये 4 वाला ऑथर कॉल कर देगा। समझ लगी बात की? यस सर। यस सर। अच्छा, गेटर सेटर मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कैसे गेटर सेटर मेथड लिखने हैं इनके, ये दूसरे वाला भी तो एक्सप्लेन मतलब यहाँ पे सर ऑथर का वेरिएबल ले सकते हैं ना? हाँ, आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो ठीक है सर। तीसरा है ये गेटर सेटर, भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है अभी, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले में क्या होगा, सिर्फ system.out.println और जितने वेरिएबल हैं आप उनका नाम प्रिंट कर लोगे। फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ द बुक इज दिस, द बुक इज रिटन बाय दिस ऑथर, द बुक इज नॉट बोरोड, और बुक का नंबर ये, या बोरोड या नॉट बोरोड, ठीक है। डिस्प्ले का मेथड क्या है, सिंपल system.out.println के जरिए वो सारे वेरिएबल्स को करा देगा। अच्छा, ये बोरोड और रिटर्न, ये सिंपल एक सेटर गेटर मेथड टाइप ही चीजें हैं। बोरोड क्या करता है कि उसकी वैल्यूज, बल्कि ये दो सेटर्स ही हैं। बोरोड सेट करा देगा ट्रू, और जो है रेंटेड सेट करा देगा बोरोड वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें यस तो सर। इसके में इशू आ जाए। देखो, बोरोड जो है वो एक सेटर मेथड ही है एज अ टाइप। वो सिंपल क्या कर रहा है कि जो मेरे पास ये वेरिएबल है ना बोरोड का, इसकी वैल्यू कर रहा है ट्रू। ट्रू का मतलब है कि बुक बोरो हो गई है। और रेंटेड मेरे पास जो है ना, इसका वैल्यू फॉल कर रहा है फॉल्स। इसका मतलब है कि बुक अवेलेबल है, अभी किसी ने इसको रेंट नहीं किया हुआ। और अगर ये रेंटेड ट्रू होगा तो इसका मतलब ये है कि बल्कि फॉल्स, इसका मतलब है कि अभी इसको किसी ने रेंटेड नहीं किया, ठीक है। नहीं समझ आई? तो सर इन मेथड्स को नीचे कॉल करना भी है कि नहीं करना, या इन्हें बस ऐसे ही बनाना है, ये मतलब बोरोड को आगे print कर मेन देना मेथड और आ गया return ना, कर देना? मेन मेथड आ गया ना, मेन मेथड में कॉल करना है। अभी बेशक आप लोग अपने माइक अनम्यूट ही रहने दो, अभी क्वेश्चन आंसर टाइप ही है, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब ये मेन मेथड आ गया, इसके अंदर हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक टाइप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, क्योंकि अब हमने कंस्ट्रक्टर लिखा, तो अब वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। वो जो है कंस्ट्रक्टर जो हमने लिखा है, ये आगे आ भी रहा है कि व्हाट एरर यू गेट एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो आपने वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जो कि हमने पैरामीटराइज्ड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं, सिंपल न्यू के साथ आगे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देना। उसके बाद अच्छा सर, ये जो 5 नंबर पॉइंट है, इस पे तो उन्होंने कहा हुआ है कि मतलब जो आपका एम्प्टी जो कंस्ट्रक्टर है वो आपने मतलब ऊपर डिफॉल्ट नहीं बनाया हुआ, मतलब नॉन पैरामीटराइज नहीं बनाया हुआ, तो आप वो जाके मतलब बनाए। तो हम इसमें वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे जिसमें हमने सारे वो दिए हुए आर्गुमेंट्स। नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको पॉइंट समझाना था कि अगर आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखोगे तो वो कॉल एम्प्टी या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, आपको एरर शो होगा। ये सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है कि आपको इधर देखो लिखा भी हुआ कि एरर आएगा, अब इसको रिजॉल्व करो। रिजॉल्व कैसे करना है, आपने उधर उसके पैरामीटर्स पास कर देने, ठीक है। समझ लगी? बुक क्लास के अंदर किसी को कोई इशू? बुक क्लास के अंदर किसी को कोई इशू नहीं है? अगली क्लास है ऑथर की। सर आवाज नहीं आ रही सर। यार वो कॉल आ रही थी मेरे फोन को इस वजह से। अच्छा, अगली अगली देखो, बुक क्लास के अंदर किसी को इशू? नो सर। अब अगला ऑथर की क्लास है। ऑथर की क्लास के अंदर भी सिंपल 2 वेरिएबल हैं,
उनके बाद उसका आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, उनके गेटर सेटर हैं। एक इसी तरह जिस तरह वो है कि ये भी एक सेटर टाइप की काम कर रहा है, उसकी ईमेल को अपडेट कर देगा। उसके बाद डिस्प्ले का मेथड है सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगानी है उसमें। उसके बाद क्रिएट मेन क्लास, क्रिएट टू डिस्टेंस ये उसके मेन मेथड है कि जिसके अंदर आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उसको डिस्प्ले का मेथड उन पे कॉल कर देंगे। ये एक चेंजिंग है जो आपने करनी है अपनी, वापस जाएंगे बुक की क्लास में और उसकी डेटा टाइप कर देंगे ऑथर। ठीक है, ओके। ये अब बुक की क्लास के कुछ टेस्ट हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। अब इस तरह अपनी बुक का नाम आप चेंज कर दोगे और बाकी चीजें चेंज कर दोगे, और मजीद अगर आपने कोई टेस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पर कर लोगे। सिंपल डॉट के साथ देखो मैंने कहा था आपको मेथड आप एक्सेस कर लोगे, और सिंपल डॉट के साथ ही आप उसके पब्लिक वेरिएबल्स एक्सेस कर लोगे। ऑब्जेक्ट का नाम आगे डॉट और मेथड का नाम, तो आप उसके उस ऑब्जेक्ट के उस मेथड को कॉल कर लोगे, और आगे डॉट के बाद पब्लिक फील्ड का नाम, तो उसकी फील्ड को एक्सेस कर लोगे। सर एक मिनट सर, ऊपर बुक क्लास में लिखा होता है कि डिस्प्ले मेथड से आपने डिस्प्ले करानी है इंफॉर्मेशन। अब यहाँ इस तरह डिस्प्ले करा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, यहाँ पे टाइटल सिंपल दे रहा है कि टाइटल शुड बी दिस, बाकी एग्जांपल डॉट गेट टाइटल। तो ये गेटर मेथड के जरिए यूज कर रहा है, जो है डिस्प्ले के जरिए भी आप यूज कर सकते हो। सिंपल ठीक है, सिस्टम भी करा, ये भी करा, ऐसे भी करा सकते हैं, वैसे भी करवा सकते हैं। हाँ सिर्फ गेटर मेथड टेस्ट कर रहा है कि आपके गेटर मेथड चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ओके सर। ओके सर। उसके बाद लाइब्रेरी की क्लास है, इसके अंदर एक बुक की अरे है, 10 बुक्स इसका मैंने इनिशियल साइज रखा हुआ है। ठीक है, और लाइब्रेरी और एड्रेस है। इसका कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि इन सारी अरेज को नल कर देगा। अगर नहीं भी लिखोगे कह रहा है सिर्फ लाइब्रेरी और लाइब्रेरी एड्रेस को ही सेट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऐड बुक का मेथड है, ये बुक टाइप का वेरिएबल लेगा और आपकी अरे में अगर जगह है तो उसमें रखवा देगा। प्रिंट ओपनिंग और सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट एड्रेस सिंपल एड्रेस प्रिंट कर देगा। प्रिंट अवेलेबल बुक्स, सारी अरे बुक्स की अरे को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद बोरो बुक्स जो है वो क्या करेगा, बुक का नाम लेगा। इधर मैंने लिखा हुआ कि जैसे दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करना। आप बुक का नाम लोगे, आप ये थोड़े मेथड डिफिकल्ट हैं थोड़े से। इसमें क्या है, सिर्फ अरे की सर्चिंग है। अरे में जब आपने सर्चिंग करनी है तो आप इस तरह कर सकते सर हो। ये वाले इश्यूज आ रहे हैं, इनमें आ रहे हैं ये हम्म, वाले लाइब्रेरी के जो मेथड है ना सर, इनमें इश्यूज आ रहे हैं। पहला जो मेथड है ना सर, वो जो बुक के साथ कंपैरिजन करना, वो स्ट्रिंग सर्च करना सर, वो मैंने स्ट्रिंग सर्च सर्च करने किया, वो नहीं हो रही, हमें डिफिकल्टी वहां पे आ रही है। हाँ ये सर, वो जो बुक सर्च करनी है ना सर, बुक के अरे में वो जो बुक सर्च करनी है, अच्छा अब ये देखो, पहला मेथड है सर। अगर मैं इधर लिखता हूँ, मेथड लिख देते हैं इसमें। क्या नाम है उसका, बोरो बुक शायद। इसके अंदर है बूलियन और अब आप एक फोर लूप लगाओगे। ठीक है, एंड i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, क्योंकि आपकी बुक का साइज 10 है। ठीक है, अब जब अपने अरे में से वो चीज एक्सेस करनी है ना, बुक्स की आपके पास अरे है। ठीक है, उसका आप इधर आई करोगे तो अब इधर आपका वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इस वाली जगह पे आपका वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हो आप। ठीक है, और आगे इधर सर ये आप कंपैरिजन करवा रहे हैं कि मतलब वो जो आपस में उनको करना है? मैं वो मेथड एक हिसाब का इम्प्लीमेंट ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, समझ लगी इस चीज की। अब देखो यस ये अरे मेरी क्या कर रही है, मुझे ये जो अरे का जब मैं इस तरह कॉल करता हूँ ना, तो मुझे इधर ऑब्जेक्ट ला के दे दिया उसने, वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑब्जेक्ट थे तो उसने पहला वाला ऑब्जेक्ट ला के दे दिया। पहले वाले ऑब्जेक्ट का मैंने इधर नेम गेट किया।
ठीक है, और इधर मेरे पास डबल इक्वल्स आएगा और इसको मैंने कंपेयर कर लिया। अगर इन दोनों का नेम सेम है इसका मतलब मेरी यही वाली बुक है जिसको मैं बोरो करना चाह रहा हूँ, तो इसी तरह मैंने उसको बोरो पे क्लिक किया तो उसको बोरो कर देगा। सिंपल ये इम्प्लीमेंटेशन उसकी, ठीक है। किसी को कोई इशू ये बोरोड मेथड में है? यस सर। तो अब मेरा ख्याल लैब के अंदर कोई इशू नहीं है। लैब के अंदर कोई इशू है? सर जैसे आपने थोड़ी सा ये लाइब्रेरी वाले मेथड है ना, वो थोड़ा सा उनको ट्राई करिए। कौन सा ये मैंने सारे करके तो दिखा दिए मैंने आपको। इसको उसके नीचे वाले भी हैं सर। नीचे वाले क्या रेंटेड? ये आप खुद करो। बोरोड मैंने आपको करके दिखा दिया, बोरो बुक। और इसके अलावा कोई इशू? मैंने आपको बता दिया कि अरे में से आप किस तरह ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हो, फिर उसका मेथड किस तरह एक्सेस करते हो, और फिर उसको कंपेयर करके उनके ऊपर मेथड कॉल किस तरह करते हो। सेशन खत्म करें फिर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अरे ये सेशन एक्सटेंड हो गया? हाँ जी, टाइम सर एक्सटेंड हो गया इसका। मैं देखता हूँ। वैसे अब मुझे बताओ इसमें कोई मुश्किल है? नहीं सर, सर, लेकिन अभी प्लीज। लैब्स है ना हमारी। अभी फिर लैब है सर, प्लीज संडे तक का कर दें। हाँ ये जी, अभी हमने तो शाम तक लैब्स ही अभी चलनी तो हमने है सीखा है सर, अभी इसे इम्प्लीमेंट भी करना है सारा। सर। चलो अभी मैं तो कर इम्प्लीमेंट देता हूँ। करके देखेंगे, अभी मसला हुआ तो फिर आपको क्लासरूम में तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपके लेक्चर का सर, हमें आज समझ आई सर। बिल्कुल सर, बहुत आज पहला लेक्चर है जिसमें समझ आई है। आज पहला लेक्चर है हमारे अब तक 3 हुए जिसमें आज हमें समझ आई है और इम्प्लीमेंट हुआ सर। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल चलो सर, ठीक है, बिल्कुल ओके। बिल्कुल सर। अब सारे जमा करवा Thank देना you. लैब्स, और जो आएंगे बाकी उनको समझा देना। ओके सर। ओके, अल्लाह Okay, हाफिज़। sir. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़ सर।